Come on, dear students of class 10. In my previous session, I discussed about the demerits of multi-purpose project. I already said you that multi-purpose project had constructed nearly every country of the world because this fulfill our so many needs, and due to this is known as multi-purpose project. But recently this project gave us so many sorrow, and on the basis of that sorrow created by a river project, we find out so many demerits of this project, that multi-purpose project. I already discussed different demerits of multi-purpose project. On the basis of these demerits, this project has opposed by many environmentalists, social activists in the world. I am giving you some examples of this opposition. Tehri Dam in Uttarakhand, this is opposed by the local people and environmentalists. इसका कारण है, उन लोगों का अपना एक लॉजिक है कि इस डैम के बनने से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो वहाँ के लोकल पीपल को कोई बेनिफिट्स ये डैम नहीं दे रहा है। डैम का जो कंस्ट्रक्शन है ये इंडस्ट्रियलिस्ट को, टाउनशिप को, दूर दराज के लोगों को इससे जो भी लाभ मिल रहे हों, लेकिन जो लोकल पीपल जिसको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ा है उसको बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ रही हैं, और इस बेसिस पे वहाँ के लोकल लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इस तरह का एक और उदाहरण है सरदार सरोवर डैम, जो गुजरात में जिसका पुरजोर विरोध हुआ है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसका अपोज कर रहे हैं। तो इस तरह का अपोजिशन दुनिया के विभिन्न देशों में जो मानवतावादी लोग हैं, जो इन्वायरमेंट के पक्ष में सोचते हैं, जो सोसाइटी के कुछ सेक्ट के पर जो खास करके उस पर जो विपत्ति का दौर गुजर रहा है इस रिवर प्रोजेक्ट के बनने से, उसके विषय में सोच करके इसका विरोध हो रहा है। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एक युगांतकारी इवेंट है, और इसलिए दुनिया के हर देशों में अपोजिशन के बाद भी इसका निर्माण रुका नहीं है। इस पर एक कमेंट हम करना चाहते हैं, एक कोट आपको सुनाना चाहते हैं जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जब रिवर प्रोजेक्ट बनने लगे तो उन्होंने इस पर एक कमेंट किया था कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट आर लाइक द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ये भारत के मंदिरों की तरह हैं। जैसे हम मंदिर या मस्जिद में जाते हैं इबादत के लिए, और ईश्वर या अल्लाह के सामने खड़े होकर के हम अपने बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का उनसे इबादत करते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि मंदिर या मस्जिद में जाने से हमारी सारी जो कठिनाइयाँ हैं, हमारे सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। जस्ट उसी तरह ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो है ये हमारे अनेक कठिनाइयों को दूर करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेरिट्स जवाहरलाल नेहरू सेड दैट दीज आर द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। आपको एक बात बतलाऊं,
कि रिवर का मैनेजमेंट करना, वाटर का मैनेजमेंट करना, मैंने इससे पहले आपको वाटर रिसोर्स पे बतलाया था कि केवल 0.006% वाटर है, पूरे अवेलेबल वाटर का जो वॉल्यूम है उसका 0.006% जो हमारे उपयोग में आ रहा है, जिसका ह्यूमन बीइंग उपयोग कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मीगर पॉइंट है, पोर्शन है जिसका हम उपयोग कर पाते हैं। और इस जो अवेलेबिलिटी है हमारे लिए 0.006%, इसका भी 90% से ऊपर वाटर का वॉल्यूम आपको यूं ही नदियों से, बारिश से बह के ये समुद्र में फिर से पहुंच जा रहा है। कारण है कि हमारे पास इफ़िशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको दिए थे, इजराइल और भारत का जो हमने अध्ययन किया था, तो उसमें पाया था कि इजराइल मात्र 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिसीव करता है और भारत 114 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिसीव करता है। लेकिन इजराइल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना तगड़ा है कि वहाँ के किसी भी व्यक्ति को वाटर की कमी, वाटर के अवेलेबिलिटी की कमी नहीं महसूस होती है। वहाँ वाटर की कोई स्कार्सिटी नहीं है। जबकि भारत में 114 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल रिसीव करने के बावजूद भी भारत आपको एक ऐसा देश है जहाँ जगह जगह वाटर का बहुत अधिक स्कार्सिटी अनुभव किया जा रहा है। तो इस सारी व्यवस्थाओं को देख करके हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का होना, बनना, चाहे इसकी लाख खामियाँ हों, ये हमारे लिए आवश्यक है। और यही कारण है कि दुनिया के प्रत्येक देश इसके तरफ ये झुके हुए हैं और हर देश में वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। I want to say you that multi-purpose river project is the most recent way of water conservation। ये एकदम वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है और ये विज्ञान की ही देन है कि हम बड़े बड़े डैम बना करके, वाटर रिजर्वर बना करके अपने संकट काल के लिए या भविष्य में उपयोग करने के लिए वाटर को स्टोर करके रख पा रहे हैं। चलिए इस पर हम वाटर स्टोरिंग का जो एक तरीका जो आपको लोकल लेवल पे बहुत समय पहले से दुनिया में विकसित हो चुका था और जिसके तहत हम लोग वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, उसके कुछ तरीकों की जानकारी हम लोग अगले एपिसोड में लेंगे, अगले सेशन में लेंगे। अभी आपको कहना चाहते हैं कि वाटर के महत्व को देखते हुए वाटर का जो रिसेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको और भी विकसित और इसको और भी इफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है। अगर इसकी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, तो उसको हमें चाहिए कि अपने टेक्नोलॉजी को विकसित करके उस खामी को और भी हम कम से कम कर पाएँ, जिससे इससे होने वाले जो डिमेरिट्स हमको फिलहाल के समय में दिखाई दे रहे हैं उसको समाप्त किया जा सके। आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे जो भविष्यवाणियाँ इस दुनिया में हुई हैं, उस भविष्यवाणियों में बताया गया है कि अब जो नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के कारण होगा। और इसका एक उदाहरण आपको हम अभी बता दें कि अभी साउथ चाइना सी में दुनिया के कई कंट्रीज़ का जो युद्धपोत है, सैनिक है, वो जमा हो गए हैं। कारण है वाटर। और मुख्य रूप से जो वहाँ साउथ चाइना सी में आप इतना ड्रामा देख रहे हैं और विभिन्न देशों के युद्धपोतों को जमा देख रहे हैं, वो साउथ चाइना सी में वाटर रिसोर्स और उसमें छिपे हुए जो अक्यूट रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, उसके लिए हो रहा है।
एक अनुमान है कि साउथ चाइना सी में इतनी आपको नेचुरल गैस और पेट्रोल का खान है, जिस पर अगर चाइना अपना एकाधिकार कर लेता है तो आने वाले 50 वर्षों तक वो इस रिसोर्स का उपयोग कर पाएगा और उसे किसी जगह से ये नेचुरल गैस और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं लेनी होगी। सारी अवेलेबिलिटी वो साउथ चाइना सी से कर पाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो उसमें छिपे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वाटर रिसोर्स का जो वैल्यूज़ है उसको हम कभी भी कम नहीं आंक सकते हैं। वाटर रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसका मैनेजमेंट सिस्टम निश्चित रूप से विकसित होना ही चाहिए। ओके।